दोस्तों नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मिड टर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% आएंगे। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके और भी सब्जेक्ट से जुड़े सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अब भाई पहला क्वेश्चन आपका विश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण बताओ। भाई इसके ऊपर देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े, सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़े, या फिर वैश्वीकरण के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के हो चाहे इवनिंग शिफ्ट के हो, आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है इसमें से। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला तो है आर्थिक प्रभाव। आखिर वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। भाई विदेशी निवेश में वृद्धि हुई भारत में। अब भाई भारत की बात करें कि भारत में क्या प्रभाव पड़ा है, ना कि वर्ल्ड में। ठीक है, भाई विदेशी निवेश में वृद्धि हुई भारत में। क्या हुआ, वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया एमएनसी कंपनीज ने। अब दूसरे के रोजगार के नए अवसर के आईटीटी सेवा, बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। ठीक है, और निजीकरण और प्रतिस्पर्धा, बस सरकारी क्षेत्रों पर निजी कंपनियों का दबाव बढ़ा, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि आर्थिक समानता में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ और ग्रामीण और गरीब वर्ग पीछे रह गया। और पांचवा पॉइंट है कि भारतीय उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, भारतीय दवाएं, कपड़े और सॉफ्टवेयर विश्व बाजारों तक पहुंचे। तो ये तो आर्थिक प्रभाव थे। ठीक है, आपका अलग से क्वेश्चन दे सकता है कि जो वैश्वीकरण है उसका भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, या सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन है, पे सारे पूछ सकते हैं 6 नंबर में। ठीक है, तो आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े। भाई नीतियों में उदारीकरण, बस सरकार ने 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में खुलेपन लाया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वैश्विक संस्थाओं का प्रभाव। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भारत की आर्थिक नीतियों में प्रभावित करने लगी वैश्वीकरण के बाद। इन संस्थाओं का भी दबदबा भारत में हो गया। राजनीतिक दबाव और आम जन आंदोलन, वैश्वीकरण के खिलाफ कई बार किसान, मजदूर और स्थानीय उद्योगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि स्थानीय उद्योग नष्ट हो रहे थे। एमएनसी कंपनी आने के कारण चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, जब अदर कंट्री किसी देश में जाती है, अदर कंट्री जब कोई दूसरी एमएनसी कंपनी आती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो देश के स्थानीय या फिर छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं प्रतिस्पर्धा के कारण। ठीक है, इस कारण से। अब चौथा कि नीति निर्माण में पारदर्शिता, पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सरकार को नीतियां अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पड़े। ये राजनीतिक प्रभाव पड़े। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे तो भाई आम लोगों को ही फायदा हुआ है। अब थर्ड है कि आपका सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। भाई पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, जब परिधान, भोजन, संगीत और जीवन शैली में पश्चिमी असर दिखाई देना, जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं हम, खाना खाते, पिज्ज़ा बर्गर, ये सब। ठीक, अगर यही क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछता जाता तो आप उसको इसी प्रकार लिखना। भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रसार, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय खान पान विदेशी में लोकप्रिय हुए। भाई भारत को भी फायदा हुआ इससे। क्या वो भाई जो भारत का योग है, आयुर्वेद है, वो विश्व तक पहुंचा, बॉलीवुड की फिल्में पहुंची विश्व तक, खान पान पहुंचा भारत का। ठीक है, और नए संचार माध्यम का प्रसार हुआ। भाई मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया में वैश्विक जुड़ाव बढ़ा। ठीक है, अगला कि सांस्कृतिक विविधता में बदलाव आया, स्थानीय परंपराओं के साथ विदेशी संस्कृति का मिश्रण हुआ। तो दोस्तों तो ये तो थे सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, इसके अलावा और भी आप पॉइंट बना के ले सकते हो। ठीक है, अगर सांस्कृतिक विविधता का बदलाव करें, जो स्थानीय परंपरा है वो है मतलब भारत से अन्य देशों में पहुंची है और अन्य देशों की भारत में आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने योग्य क्यों है, कारण दीजिए, या फिर कैसे बन सकता है, या ऐसे कौन से कारण है कि भारत एक सुरक्षा परिषद का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा पूछता है। पहला है कि जनसंख्या की दृष्टि में बड़ा देश है। भारत क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश भी है। दूसरा पॉइंट है कि
लोकतांत्रिक परंपरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय शांति समर्थन करता है, सहयोग भी करता है। संयुक्त राष्ट्र में योगदान देता है भाई, भारत के कई शांति मिशनों में सक्रिय भाग लिया है भारत ने। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। परमाणु संपन्न देश है भारत, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति राष्ट्र भी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, भारत विकासशील देशों की आवाज़ उठाने वाला और वैश्विक मंच को सम्मानित करने वाला देश है। ठीक है। और भी कारण ले सकते हो इसके अलावा आप। ठीक है। जैसे आप कोविड-19 में भी भारत ने विश्व में जो वैक्सीन वगैरह पहुंचाई थी उसका उदाहरण। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि भारत कैसे सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, या क्या कारण है कि ऐसे कौन से कारण लिखने हैं हमें कि भारत एक सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि स्वतंत्र भारत में भारत के समक्ष आई चुनौती कौन कौन सी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आपका हर बार दिया हुआ है। एवरी ईयर का पेपर उठाओगे ना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट ईयर का पेपर देख लो या फिर उससे पहले के देख लो, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। जो भारत की जो स्वतंत्र भारत की जो चुनौतियाँ थी, सबसे पहले तो थे पूरे राष्ट्र को एक करना। विभाजन के बाद देश में दंगे, हिंसा और शरणार्थी संकट उत्पन्न हुए। शरणार्थी का मतलब जो हमारे देश से अलग हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेशी लोग, वो घुस रहे थे। ठीक है। देश की विभिन्न रियासत जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर का भारत में विलय करना कठिन कार्य था। ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना, भाई इतनी विविधता वाले देश में लोकतंत्र सफल बनाना बड़ी चुनौती थी। जनता को मतदान और अधिकारों और संविधान के प्रति जागरूक करना भी जरूरी था। तो ये भी बहुत मुश्किल काम था। इतने सारे लोग, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले, खान पान, अलग अलग धर्म के लोगों को एक करना बहुत मुश्किल बात थी। ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक विकास की चुनौती, भाई देश गरीब था और उद्योग और कृषि दोनों पिछड़े थे। बेरोजगारी, गरीबी और असमानता को दूर करना कठिन कार्य था। ठीक है। अगला है कि सामाजिक समानता की चुनौती। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव बहुत था और समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना भी जरूरी था। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। अगली चुनौती की विदेशी नीति तय करने की चुनौती। बस शीत युद्ध के दौरान भारत को किसी गुट का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र नीति बनानी थी, इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। तो ये 5 चुनौतियाँ हैं। ये आपका क्वेश्चन 100% आता है। देखो 100% आप नोट कर लो, माइंड में सेट कर लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ का विघटन। देखो सोवियत संघ के विघटन या सोवियत संघ का उदय या सोवियत संघ के विघटन के कारण या परिणाम, उससे जुड़ा एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो ये भी आप 100% में नोट कर लीजिए। ठीक है। तो पहला कारण बताता हूँ मैं आपको कि क्या है। आर्थिक कारण, भाई सोवियत अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी और हथियारों और सेना पर अधिक खर्च होने से जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई। ठीक है। और वस्तुओं की कमी और महंगाई बढ़ने लगी। तो पहला कारण तो हो गया आर्थिक कारण। इन सब की वजह से भी सोवियत संघ टूटा। दूसरा का राजनीतिक कारण क्या था, भाई एक दलीय शासन, उसमें एक ही पार्टी का शासन था, के कारण लोकतंत्र और स्वतंत्रता का अभाव था। जनता को सरकार की नीतियों में भागीदारी का अवसर नहीं मिलता था। ठीक है। अब गोरबाचेव की नीतियाँ, जो गोरबाचेव थे वहाँ के, उनकी नीतियाँ वैसा अच्छा प्रभाव था, बुरा प्रभाव भी था। इनके ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोरबाचेव की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा सोवियत संघ पर। अब भाई गोरबाचेव ने ग्लास नोट्स यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन नीतियाँ शुरू की। पेरेस्ट्रोइका है नाम, ठीक है, थोड़ा अजीब है, रसिया में लिखा है। इन नीतियों से लोग सरकार की आलोचना करने लगे और असंतोष बढ़ा। ठीक है। मतलब आप सिंपल सा लिख सकते हो कि गोरबाचेव की जो खुलेपन की नीति थी उसका विरोध वहाँ के लोगों ने किया। ठीक है। अब राष्ट्रीयता और क्षेत्रीय असंतोष पर विभिन्न गणराज्य जैसे यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और आदि ने अलगाववादी आंदोलन बढ़े। अलगाववादी आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जब कोई किसी कंट्री का कोई राज्य उससे किसी भाषा या फिर धर्म या किसी अन्य कारण के लिए अलग होने की मांग करे। ठीक है। हर गणराज्य स्वतंत्र चाहते थे कि वो अलग हो जाएं। ठीक है। शीत युद्ध का अंत और पश्चिमी प्रभाव। अब पश्चिमी देश का प्रभाव बढ़ गया अमेरिका का, और सोवियत संघ का वैचारिक प्रभाव कम हो गया और उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। ठीक। तो ये कुछ कारण थे सोवियत संघ के, जो सोवियत संघ के विघटन के कारण है। तो आपका देखो ये क्वेश्चन आते ही आता है, क्वेश्चन नंबर 4
तो आपको ये भी माइंड में सेट करना। अगला है सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है। जो सोवियत प्रणाली थी उसकी विशेषता क्या है। पहला समाजवादी विचारधारा थी भाई। सोवियत संघ की नींव मार्क्सवादी और लेनिनवाद पर आधारित थी और इसमें निजी संपत्ति की जगह सामूहिक स्वामित्व का महत्व दिया गया है। ठीक है। अगला कि एक दलीय शासन प्रणाली के केवल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने का अधिकार था और अन्य राजनीतिक दलों को अनुमति ही नहीं थी। ठीक है। अगला क्या, राज्य नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी साधन जैसे जमीन, उद्योग, बैंक सरकार के नियंत्रण में थी, प्राइवेट कुछ भी नहीं था। योजना बनाने के लिए 5 वर्ष योजना चलाई गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना यहीं से ली गई थी। ठीक है। समानता पर आधारित समाज, भाई वर्ग भेद मिटाने और सभी को समान अवसर देने पर जोर दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं राज्य द्वारा दी जाती थी। मतलब सब कुछ जो था ना वो राज्य के नियंत्रण में होता है साम्यवादी व्यवस्था में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का प्रसार, फिर सोवियत संघ ने अन्य देश में समाजवादी आंदोलन और साम्यवाद के प्रसार का समर्थन किया। ठीक है। तो ये बस साम्यवाद या समाजवाद की विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कैसे कहा जाता है। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये सोवियत संघ के विघटन के 1991 जो 1991 में हुआ के बाद उसकी संपत्ति को जैसे कारखाना, मशीनें, तेल उद्योग और उसकी सरकारी संस्थान बहुत कम कीमत पर निजी लोगों को बेच दिए गए, मतलब प्राइवेट कर दिए गए। इसी को सबसे बड़ी गैराज सेल बोली जाती है। जो रूस था, रूस के सोवियत संघ था, उसके जितने भी बड़े बड़े उद्योग को औने पौने दामों पर बेचा गया। इसी को सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना क्या उद्देश्य थे। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखना था। ठीक है। इसके उद्देश्य, अब मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या थे भाई, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, आपको माइंड में सेट कर लेना इसके। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, अधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संघर्ष को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना। ये किसके उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चीन के तीव्र गति से वृद्धि के कारण बताइए। जो चीन है वो तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है, उसके कारण क्या है। भाई उदारीकरण पर सुधार। भाई 1978 में देंग श्याओपिंग ने उदारीकरण की नीति शुरू की और कृषि उद्योगों और विदेशी निवेश में सुधार किए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। भाई विदेशी निवेश, भाई विदेशी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना इसने निवेश को बढ़ावा दिया। ठीक। अगला कि निर्यात उन्मुख नीति। चीन ने उत्पादन बढ़ाकर विदेशी बाजारों में निर्यात को बढ़ावा दिया, तकनीकी और उत्पादकता में सुधार किया। मतलब निर्यात को अपनाया, मतलब आयात कुछ नहीं किया, सिर्फ बेचा है। अब देखते हो चाइना से कितने सारी चीज़ें भारत के अंदर आती हैं, लेकिन चाइना खरीदता कुछ भी नहीं है देश से, सब कुछ अपने देश का यूज करता है। वह बुनियादी ढांचे का विकास भी, रेलवे, सड़क, बंदरगाह और ऊर्जा के क्षेत्रों में भारी निवेश हुआ और इससे उत्पादन में और व्यापार में तेजी से बढ़ा है। ठीक है। अगला पॉइंट, जनसंख्या और मानव संसाधन। बड़ी और सस्ती कार्यशक्ति ने उद्योग और उत्पादन को तेजी से बढ़ाया और शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार और कुशल श्रमिक तैयार किए। तो चीन इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अगला है आपका कि सुरक्षा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों को बताइए। देखो ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आप ये भी याद कर लेना। फिर पारंपरिक तरीकों की बात करें कि ये सुरक्षा देश की सैन्य शक्ति और रक्षा पर आधारित होता है। मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करना, जैसे सेना, वायुसेना, नौसेना, हथियार, परमाणु शक्ति। ठीक है। ये तो पारंपरिक सुरक्षा है। अब गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या है भाई, ये सुरक्षा सैन्य शक्ति से अलग मुद्दों पर आधारित होती है। मतलब सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं होती है। मुख्य उद्देश्य असुरक्षा, गरीबी, आतंकवाद, महामारी और पर्यावरण के खतरे को निपटना है। अब उदाहरण के लिए आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, महामारी जैसे कोविड-19, स्वास्थ्य संकट और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना, ये होता है भाई सुरक्षा का गैर पारंपरिक तरीका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है।
अब भाई शॉक थेरेपी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बहुत पूछता है क्वेश्चन। भाई परिभाषा क्या, शॉक थेरेपी तेजी से आर्थिक सुधार की नीति है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को कम्युनिस्ट या नियंत्रित मॉडल से मुक्त बाजार में बदलना। भाई एक सिंपल डेफिनेशन दूं आपको उसकी, भाई शॉक थेरेपी का मतलब था आघात पहुंचाकर सुधार करना। ठीक है, कि जो अमेरिका ने पहले तो आघात पहुंचाया किसको, यूएसएसआर को, फिर उसको वापस ठीक करने का प्रयास किया। ठीक है। मुख्य कदम सरकारी नियंत्रण वाले उद्योगों को निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन लाना, मूल्य नियंत्रण को हटाना, विदेशी निवेश और व्यापार को खोलना। ठीक है। और उदाहरण के लिए 1990 के दशक में रूस में पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनाई गई नीति। अब बेसिकली आपको यही लिखना है। ठीक है। आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति को ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई, इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे तो उसमें भी है, उससे पहले उठाओगे तो उसमें भी है, उससे पहले का पेपर उठाते तो उसमें भी ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। ठीक है। भाई इसकी स्थापना का कारण क्या था, भाई स्वतंत्र भारत में भाषा, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक था। भाई राज्यों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित कर शासन को सुचारू और जनतंत्र को मजबूत करना उद्देश्य था। इसीलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। आगे है कि मुख्य सिफारिश की बात करें कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण, प्रत्येक राज्य की मुख्य भाषा के अनुसार सीमा तय की गई। जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, देखो ये सब भाषा के आधार पर बने हुए राज्य हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है। केंद्र और राज्य के अधिकारों का संतुलन, वे संघ और राज्यों की वे शक्ति का स्पष्ट विभाजन करने के लिए। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, मतलब छोटे और बड़े राज्यों का पुनर्गठन ताकि सरकार सुचारू रूप से काम कर सके। अगला पॉइंट है संघीय ढांचे को मजबूत करना, राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और संतुलन को बनाए रखना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के ये मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है। आगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आपका आप 70-30 में डालो, 70% आने के चांसेस है इसके। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, IMF, WTO, WHO आदि मुख्य उद्देश्य से देश के बीच सहयोग और वैश्विक समस्याओं का समाधान करना है। अब मुख्य कार्य की बात करें कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए उपाय करना। ठीक है, पहला। दूसरा, मानव अधिकारों की सुरक्षा यानी सभी देशों में मौलिक अधिकारों को, स्वतंत्रता की रक्षा करना। मानवाधिकार के जो है उसका कार्य यही है। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक सहयोग, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधारों के लिए सहायता देना। अगला कि वैश्विक नीति का समन्वय और देशों के बीच नीतियों और नियमों का समन्वय करना। आपदा और संकट का प्रबंधन, भाई प्राकृतिक आपदा, महामारी और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं का सामना करना। ठीक है। आगे के आतंकवाद क्या है, इसके रोकने के उपाय बताओ। भाई आतंकवाद हिंसक और अवैध गतिविधि है जिसमें किसी देश, समाज या सरकार को डराने के लिए लोगों या संस्थानों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक। आतंकवाद से जुड़ा क्वेश्चन अभी फिलहाल ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि अभी जो है इंडिया में अटैक वगैरह हुए ना, इस कारण से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अब इसको रोकने का उपाय क्या है, भाई सशक्त कानून और कड़ी सजा। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए कड़े कानून लागू करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी को सशक्त करना, सेना, पुलिस और खुफिया विभागों को बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्य देशों के साथ जानकारी, तकनीक और रणनीति को साझा करना। शिक्षा और जागरूकता, युवाओं को कट्टरपंथ और हिंसा के खिलाफ शिक्षित करना। आर्थिक और सामाजिक सुधार, भाई गरीबी, बेरोजगारी और असमानता कम करना ताकि लोग आतंकवाद की ओर ना जाए। ठीक है। ये इसके आतंकवाद को रोकने के तरीके हैं। ठीक है। अगला आपका सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुआ है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके परिणाम क्या निकले, या फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि रूस एक सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, बताइए कैसे। ठीक है। तो सेम आंसर रहेगा दोनों का। ठीक है। नए स्वतंत्र देशों को देखा, सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बढ़ गया जैसे रूस, यूक्रेन, लातविया और लिथुआनिया। और जो मुख्य अधिकारी कौन बना, रूस बना था। ठीक है। रूस का सोवियत संघ का। अब भाई शीत युद्ध का अंत हो गया।
भाई अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और शीत युद्ध की अवधि समाप्त हो गई। आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। भाई पूर्वी यूरोप और रूस के बाजार में आधारित अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र स्थापित हुआ। निजीकरण और शौक थेरेपी लागू हुई। ठीक है। वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव। रूस की शक्ति कम हुई और वैश्विक शक्ति का केंद्र पश्चिमी देशों की ओर चला गया। ठीक है। मतलब पूरे विश्व पर पश्चिमी सभ्यता थोप दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव। नए राष्ट्र ने स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाई, यानी नाटो और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय हुए। ये क्या हो, सोवियत संघ के परिणाम निकले। ठीक है। और आपका इसकी जगह मैं जैसे बताया कि रूस एक उत्तराधिकारी के रूप में उभर का सामने आया सोवियत संघ का, कारण बताइए। तो आपको वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि भारतीय संघ के 7 रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका वर्णन करो। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग और सरदार पटेल की भूमिका, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अल्टरनेट आ सकते हैं, मतलब इवनिंग या मॉर्निंग, मॉर्निंग या इवनिंग ऐसे। ठीक है। अब भूमिका वर्णन क्या है भाई, भारतीय संघ की एकता बनाए रखने का। भाई स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 565 रियासतें थीं। ठीक है। 565 रियासतों में बटा हुआ था भारत। और सरदार पटेल ने देश के राजनीतिक एकीकरण में प्राथमिकता दी है। भाई ये व्यक्ति अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके बिना हमारा देश अभी एक नहीं होता, अगर ये नहीं होते तो। ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। अब भाई सुलह और समझौते के माध्यम के विलय। अब भाई उन्होंने रियासतों के शासकों को शांतिपूर्ण समझौते से कराकर भारत में विलय कराया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। भाई इन्हीं के कारण ये सारी रियासतें भारत में मिल पाई थी जो मिलने को तैयार नहीं थी। ठीक है, इनके तरीकों की वजह से। अब दो, दबाव और सैन्य कार्रवाई की रणनीति। जहाँ रियासतें शांति से नहीं आई, जैसे हैदराबाद, वहाँ से सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई। ठीक है। लोकप्रिय नेता और प्रशासनिक कुशलता। उन्होंने राजाओं और जनता के विलय के लाभ समझाए और विरोध कम किया। तो भाई ये वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी, जो आपको उनका स्टेचू ऑफ लिबर्टी बना ना, वो इसलिए बनाया गया है उनके सबसे बड़े योगदान के लिए, जो जाने जाते हैं वो। ठीक है। वो नहीं होता तो अभी भारत, इतना बड़ा भारत है ना, वो एक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कार्य बताओ। भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा बनाए रखना, देश के बीच युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए कार्रवाई करना, मानवाधिकार की सुरक्षा, भाई सभी देशों में मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना, और आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग, यानी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य और तकनीक में सहायता में योगदान देना, और सदस्य के देशों बीच सहयोग और समन्वय, यानी वैश्विक नीतियों और नियमों का समन्वय सुनिश्चित करना, आपदा और संकट प्रबंधन, भाई प्राकृतिक आपदा यानी महामारी, आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं का सामना करना। तो ये जो 5 हैं, 5 पॉइंट लिखाए हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य ये होते हैं। ठीक है। आप इससे जुड़ा हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया बताओ। भाई यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहयोग की आवश्यकता। भाई युद्ध के विनाश और आर्थिक कठिनाई के बाद यूरोपीय देशों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता समझी। ठीक है। और आर्थिक सहयोग की शुरुआत भाई 1951 में यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय ECSC की स्थापना, जिससे कि कोयला और स्टील उत्पादन पर नियंत्रण साझा हुआ। और रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC की स्थापना, जिससे सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार हुआ। भाई एकीकरण की प्रक्रिया बता रहे हैं। ठीक है। राजनीतिक सहयोग का विस्तार कैसे हुआ भाई, 1970 से 80 के दशक में सदस्य देशों ने साझा नीतियों और निर्णय लेने के लिए राजनीतिक संस्थाएं बनाई ताकि आपस में जुड़ सकें, और यूरोपीय संसद और यूरोपीय आयोग और संगठन बनाए। मुद्रा और यूरो की स्थापना की। वह 1999 में यूरो मुद्रा को अपनाया गया और आर्थिक सहयोग को और मजबूत किया। अब भाई यूरोपीय संघ, यानी कि 1993 में मैस्ट्रिच संधि के बाद यूरोपीय संघ का गठन हुआ, और यह अब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग का मंच बना हुआ है। तो एकीकरण का भाई, एकीकरण के चांसेस हैं कि आ भी सकता, नहीं भी। ये वाला क्वेश्चन इस बार, क्योंकि 2 साल से दे रहे तो शायद इस साल ना दे, हो सकता है दे भी दें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के भारत सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरण संबंधित कदम लिखिए। पर्यावरण की सुरक्षा को किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप बना के भी लिख सकते हो। फिर भी पहला तो भाई कानूनी पहल, भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
1986 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जैसी कानून निर्माण किया भारत सरकार ने। राष्ट्रीय स्तर की नीति अपनाई, जैसे कि नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 में सतत विकास और प्रदूषण को नियंत्रण के लिए। वन और जैव विविधता संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघों को बचाने के लिए। अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और वन संरक्षण अभियान, मतलब वनों को दोबारा से लगाने के लिए। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण, बस सौर पवन ऊर्जा के विकास और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण नियम बनाए। जन जागरूकता, पर्यावरण दिवस, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ये भी सरकार ने मुख्य कदम उठाए। अब हम कैसे योगदान दे सकते हैं? व्यक्ति के तौर पर पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान कैसे दे सकते हैं? भाई ऊर्जा की बचत, बिजली, पानी और ईंधन की बचत करके। ठीक है। प्लास्टिक का कम उपयोग, पुनर्चक्रण, बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का प्रयोग करके। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता, भाई दूसरे को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करके। पौधे लगाना और वृक्ष संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना। सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ भारत का उपयोग, प्रदूषण कम करने में मदद करना। तो देखो ये क्या है, ये कुछ तरीके हैं या कुछ उपाय हैं जिससे हम कुछ सुरक्षा अपना सकते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि भाई आसियान का पूर्ण नाम लिखो, इसके उद्देश्य भी बताओ। आसियान का पूरा नाम, भाई आसियान का जो पूरा नाम है इंग्लिश में एशियन बोला जाता है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को आसियान बोला जाता है। अब उद्देश्य की बात करें तो भाई आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, भाई सदस्य देशों बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग, यानी शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करना। और शांति और सुरक्षा बनाए रखना, भाई क्षेत्रीय विवादों को, संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। भाई क्षेत्रीय विकास और स्थिरता, विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में मदद करना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग, भाई वैश्विक नीतियों के सदस्य देशों की आवाज़ को मजबूत करना। तो भाई ये क्या है, आसियान के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है। और आसियान के 3 स्तंभ है, उसका भी पूछा जा सकता है। ठीक है। यूरोपीय संघ के बारे में मुख्य क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बड़ा संगठन कैसे है। ठीक है। यूरोपीय संघ की विशेषता पूछी जा सकती हैं। तो आप ये क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। इसमें 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। आगे कि भाई सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है? परिभाषा है कि सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय है कि विश्व में पारंपरिक महाशक्ति जैसे अमेरिका और यूरोप के अलावा नए देश और क्षेत्रों की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रभाव बढ़ना। सत्ता के नए केंद्र मतलब अब भाई पश्चिमी जो ताकतें हैं ना, जैसे अमेरिका, यूरोप, अब ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब सत्ता के नए नए केंद्र उभर के आ रहे हैं, जैसे भारत हो गया और भी अन्य देश हो गए, पावरफुल हैं, वो भी एक बड़ी शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे देशों की आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ी है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO, IMF और आसियान का प्रभाव बढ़ा है। और वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति में सत्ता वितरण को अधिक बहुकेंद्रित बना दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की स्थापना, मुख्य उद्देश्य क्या है इसकी? भाई स्थापना का भी ब्रिक्स की जो गठन 2006 में हुआ। प्रारंभिक सदस्य ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन थे ब्रिक्स। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है। ये समूह विकासशील देशों के सहयोग और वैश्विक मंच का प्रभाव बढ़ाने के लिए बना। मैं मुख्य उद्देश्य की बात करूँ तो भाई आर्थिक सहयोग और विकास बढ़ाने के लिए, भाई सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। और अगला कि वैश्विक राजनीति का प्रभाव, संयुक्त मंच और वैश्विक नीतियाँ और निर्णय का प्रभाव डालना। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और तकनीकी सहयोग के लिए, मतलब शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और तकनीकी में साझा पहल के लिए। विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकसित देशों के दबाव से बचाव होता है। ठीक है। अगला कि सतत विकास। सतत विकास क्या है कि पर्यावरण और ऊर्जा के सतत उपयोग को, मतलब फ्यूचर में संसाधनों को बचाकर उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। ठीक है। उसके लिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की सुरक्षा नीति के मुख्य घटक क्या हैं? पहली है राष्ट्रीय सुरक्षा, में देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। सीमा सुरक्षा, सेना, वायुसेना और नौसेना की भूमिका। आर्थिक सुरक्षा की बात करूँ तो भाई संसाधन और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। विदेशी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्यात नियंत्रण करना।
ठीक है। अगला कि सामाजिक और मानव सुरक्षा की बात करूँ तो जनता की जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद, अपराध और आंतरिक सुरक्षा की असुरक्षा से सुरक्षा करना। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, ऊर्जा की सुरक्षा और प्रदूषण और आपदा प्रबंधन में सतत विकास करना। ठीक है। और सांस्कृतिक और राजनीतिक सुरक्षा की बात करें तो भाई राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पहचान और लोकतंत्र की संस्थाओं की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नीति और सहयोग को बनाए रखना है। ठीक है। आगे है कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछते हैं, हम कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छा बना सकते हैं। वे सुरक्षा परिस्थिति का सुधार, वे स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संरचना में बदलाव कर बड़ी और विकासशील शक्ति शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कार्यकुशलता को बढ़ाना, बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज और प्रभावी बनाना, सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सक्रिय पहल, विकासशील देशों की तकनीकी और आर्थिक सहायता देना। ठीक है। शांति स्थापना और संघर्ष समाधान में सक्रिय भूमिका, बस क्षेत्रीय युद्धों और आतंकवाद के मामलों में निर्णायक और त्वरित कदम उठाना, पर्यावरण और वैश्विक संकट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी पर वैश्विक नीतियों और सहयोग लागू करना। तो ये क्या है भाई, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बना सकते हैं। ये वो कुछ 5 पॉइंट हैं। ठीक है। आप इसे शॉर्ट में भी बना के लिख सकते हो, जो नहीं कि आप इतने बड़े ही लिखो। ठीक है। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं कि भाई भारत को क्योटो प्रोटोकॉल्स के बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई, पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, स्पष्ट करो। कि भाई विकासशील देशों में होने का कारण, भाई भारत क्या एक विकासशील देश था, अभी भी है। भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था और उद्योग अभी भी विकास के चरण में है, इसलिए सख्त उत्सर्जन सीमाओं के पालन से छूट दी गई है। भाई इतिहास संगत जिम्मेदारी का विचार, भाई विकसित देशों में औद्योगिकरण और पर्यावरण प्रदूषण पहले ही बढ़ा दिया था, भारत का ये बोझ अभी नहीं उठाना था। ठीक है। अब आगे पर्यावरण के मसले, भारत का पक्ष क्या है भाई, सतत विकास, विकास और पर्यावरण में संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता, और विकासशील देशों का समर्थन, भाई गरीब और विकासशील देशों को तकनीक और वित्तीय मदद दी जाए, वैश्विक सहयोग पर जोर, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों पर साझा जिम्मेदारी। ठीक है। राष्ट्रीय पहल, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और वनों की संरक्षण। ये क्या है भाई, ये है कि भाई पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष क्या है, ये सब पक्ष है भारत के। ठीक है। आगे है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष के कारण क्या थे। अब भाई भारत या बांग्लादेश के संबंध अच्छे या बुरे संबंध क्या थे, भारत या पाकिस्तान के संबंध या भारत या चीन के संबंध, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप जितने भी इस वीडियो क्वेश्चन आप सारे याद कर लेना, भारत नेपाल संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध और विरोध के कारण। ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन अभी बताता हूँ उन्होंने से। पहला तो यही है कि पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष के कारण क्या थे। अब भाई पहला राजनीतिक असमानता, जब भाई पश्चिमी पाकिस्तान ने, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, यानी बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान पर जो ये अपनी चीज़ थोप रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का राजनीतिक दबदबा अधिक था। ठीक है। और पूर्वी पाकिस्तान की आबादी अधिक होने के बावजूद सरकारी प्रतिनिधि कम था। और आर्थिक भेदभाव की बात करें तो अधिकांश समाधान और निवेश पश्चिमी पाकिस्तान में केंद्रित थे और पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और विकास उपेक्षित रहे। सांस्कृतिक और भाषाई भेद की बात करें तो भाई पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्ला भाषा और संस्कृति को कम महत्व दिया गया। ठीक है। बाकी मेन भाषा बंगाली है, जो कि ये लोग उर्दू भाषा थोप रहे थे, पाकिस्तान के जो लोग थे। ठीक है। आगे क्या है, नेतृत्व और नीतियों की असंतोष, भाई पश्चिम पाकिस्तान का शासन अधिनायकात्मक और असंवेदनशील माना गया, पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं की मांगे अनसुनी की गई। ठीक है। ये भी कारण था, बहुत बड़ा कारण। आपातकालीन स्थिति और राजनीतिक दमन, पर चुनाव और राजनीतिक अधिकारों को दबाने के कारण जनता में भारी असंतोष पैदा हुआ। तो भाई ये क्या थे, पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष के कारण थे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका कि भारत पाकिस्तान संबंध और विरोध के कारण बताओ। भाई भारत और पाकिस्तान संबंध या भारत और बांग्लादेश के संबंध, विरोध या
सहयोग के कारण बताने हैं तो भाई इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, आगे के संबंध की बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते भाई साझा इतिहास, सांस्कृतिक भाषा की वजह से दोनों देश के बीच जुड़ाव रहा है। ठीक है, व्यापार और सहयोग भाई कुछ समय तक तो व्यापार और आर्थिक सहयोग भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वार्ता, कश्मीर जैसे विवादों पर बातचीत और समझौते का प्रयास किया गया। भाई विरोध के कारण क्या थे भाई, एक सहयोग के कारण ले सकते तो खेल, जो खेल है क्रिकेट वगैरह है उसकी वजह से सहयोग बना हुआ है। विरोध के कारण क्या है भाई, कश्मीरी विवाद, स्वतंत्रता के बाद कश्मीर को लेकर लगातार संघर्ष हुआ। सांप्रदायिक और आतंकवाद संबंधी मुद्दे, सीमा पर आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा हुई। पानी और संसाधनों का विवाद व सिंधु जल संधि और अन्य जल संसाधनों का मतभेद। 1965 और 71 का युद्ध भाई भू राजनीतिक और सुरक्षा कारणों के कारण दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, भरोसे और सहयोग की कमी भाई राजनीतिक और रणनीतिक असहमति के कारण भरोसा कम हुआ। देखो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन थे, जो इनमें से कुछ ये क्वेश्चन है भी है जो 100% आने वाले हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो आपको वैसे भी याद होंगे। ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिल सके। अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।